आज हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के बारे में, जो कि हमारे प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करते हैं। और द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र का जो सामाजिक समस्या का जो प्रश्न पत्र है, उसमें भी हम जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी समस्याएं और इनमें होने वाले बदलावों की बात करते हैं। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात जब से भारतीय समाज के उद्भव का हम पढ़ते हैं, तब से हमको इसका जाति व्यवस्था का जो रूप किसी न किसी स्थिति में दिखाई देता है। हम अगर जाति व्यवस्था की बात करें तो अगर वैदिक और पुरातन काल में जाते हैं तो ये काफी कुछ वर्ण व्यवस्था से प्रभावित हुई। जो रिजले नाम के विद्वान हैं, उन्होंने ये बताया कि पुरातन समाज जो हमारा जो भी प्राचीन या वैदिक समाज है, उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये जन्म पर आधारित नहीं होकर कर्म पर आधारित है। उस वक्त जो भी व्यवस्था थी समाज के अंतर्गत, वो वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण का एक कार्य जो है उसका निर्धारण था। उस कार्य को करने के आधार पर जो उसकी श्रेष्ठता और निम्नता निर्धारित थी और उस जाति व्यवस्था का जो स्वरूप हमको दिखाई देता। तो जाति व्यवस्था का जो भी स्वरूप है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये काफी कुछ वर्ण व्यवस्था से प्रभावित हुआ। कालांतर में जब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित नहीं होगी और धर्म पर जब आधारित हो गई, तो जाति व्यवस्था जो है वो एक बंद वर्ग के रूप में हम उसको देखते हैं। मजूमदार ने जो जाति की व्यवस्था पर परिभाषा बताई है, वो है कास्ट इज ए क्लोज क्लास, अर्थात जाति एक बंद वर्ग है। ये हमेशा निर्धारित हुआ है कि जन्म पर आधारित जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता। इरावती कर रहे रिजले, जीएस गुर्रियर ने जाति व्यवस्था जो भारतीय जाति व्यवस्था है, इसके प्रारंभिक स्वरूप और इसके शास्त्रीय स्वरूप, क्लासिकल स्वरूप पर काफी कुछ इन्होंने प्रकाश डाला है। तो मुख्य रूप से जो जाति है उसके बारे में ये बताया गया कि जन्म पर आधारित है और इसके जन्म पर आधारित होने के साथ ही इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात क्लास इज ए क्लोज क्लास, अर्थात एक ऐसा वर्ग है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। गुर्रियर ने अपनी पुस्तक जीएस गुर्रियर समाजशास्त्री, बहुत प्रारंभिक भारत के समाजशास्त्री और काफी विद्वान समाजशास्त्री जीएस गुर्रियर ने भारतीय जाति व्यवस्था के ऊपर काफी कुछ काम किया। और जीएस गुर्रियर ने बताया कि भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो उन्होंने अपना जो शोध आलेख है अपनी पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग और व्यवसाय, उन्होंने उसमें विस्तृत रूप से जाति का वर्णन किया। और उन्होंने जाति की जो प्रमुख विशेषताएं जो बताई है वो इस प्रकार है। गुर्रियर ने कहा कि जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, अर्थात अलग अलग खंड बने हुए विभिन्न प्रकार के जो जातीय समूह है वो अलग अलग खंड है। और अलग अलग खंडात्मक विभाजन मतलब एक समाज के अंदर हम देख सकते हैं कि विभिन्न जातीय समूह जो है सेगमेंटेड पार्ट के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार गुर्रियर ने बताया कि जाति एक पद सोपान आधारित है, अर्थात समस्त जातियां जो जाति व्यवस्था में गुर्रियर के अनुसार है वो बराबर नहीं है। पद सोपान अर्थात श्रेष्ठता और निम्नता का पद सोपान है। कुछ जातियां उच्च जातियां हैं, कुछ मध्यम जातियां हैं, कुछ निम्न जातियां हैं, कुछ अस्पर्श जातियां हैं। इस प्रकार गुर्रियर ने बताया कि जाति व्यवस्था एक संपूर्ण पद सोपान पर निर्भर करती है। ये पद सोपान निर्धारित होने में हम देखते हैं लुईस डुमो ने जो होमो हेरार्किकस किताब बनाई और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि जो जातीय पद सोपान है वो प्रमुख रूप से जो व्यवसायों की पवित्रता और अपवित्रता पर निर्भर करता है। अर्थात कुछ व्यवसाय ऐसे माने गए हैं कि जिसके साथ पवित्रता का या रिचुअल्स का जो आधार जुड़ा हुआ है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं कि जो जिसके साथ अपवित्रता जुड़ी हुई है। जिस प्रकार हेरार्की बनी हुई है वो पवित्रता और अपवित्रता के व्यवसायों के आधार पर बनी हुई। इसी प्रकार जो जातियों में भोजन एवं सामाजिक व्यवहार का प्रतिबंध है। विभिन्न जातीय समूह है, इसमें यह निर्धारित है कौन सी जाति है किसके द्वारा बनाया गया भोजन खाएगी या नहीं खाएगी, स्पर्श करने का उसमें और सामाजिक प्रतिबंध और जो भी सामाजिक व्यवहार है उसको लेकर काफी कुछ जाति व्यवस्था में
चीजें परिवर्तित है। इसी प्रकार हर जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय है और परंपरागत व्यवसाय के लिए कहा जाता है प्रत्येक जाति समूह उस व्यवसायिक जो है बाध्यता के आधार पर अपना व्यवसाय करता, अर्थात उसको मूल्य के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसी प्रकार प्रत्येक जाति समूह को कुछ सामाजिक निर्योगिताएं या विशेषाधिकार मिले हैं, अर्थात निर्योगिता का मतलब कुछ जाति समूहों पर कुछ प्रतिबंध है और कुछ जाति समूहों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए। तो ये सारी जो गुरुदेव ने बताया सामाजिक निर्योगिताएं और विशेषाधिकार। इसी प्रकार वैवाहिक प्रतिबंध जाति एक अंतर विवाहित समूह है, अर्थात जो जाति का समूह है वह समूह अपने ही जाति समूह में विवाह करेगा, अर्थात रक्त की शुद्धता का सिद्धांत इसके साथ जुड़ा हुआ। और गुरुदेव के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जाति की मेरुदंड रहेगी। जब तक जातियों के जो समूह है अपने ही अंतर विवाही रहेंगे तब तक जाति के अंदर अन्य जातियों के व्यक्ति का समावेश नहीं हो पाएगा। इसलिए वैवाहिक प्रतिबंध भी बहुत सख्ती से धीरे धीरे कालांतर में जाति व्यवस्था की जो कई संरचनाओं में परिवर्तन होना लगा, जैसे समाज का संगठनात्मक पद सोपान भोजन है सामाजिक प्रतिबंधों में शिथिलता आई है। इसी प्रकार हम व्यवसायिक जो प्रतिबंध है उसमें भी हम शिथिलता देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात व्यवसायिक जो है प्रतिबंध उस रूप में कायम नहीं रहे, कोई भी जाति किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकती है। सामाजिक निर्योगिताएं विशेषाधिकार भी हमारे कानूनों के द्वारा उनमें भी कई शिथिलन हुआ है। वैवाहिक प्रतिबंध भी जो है संवैधानिक और कानूनी रूप से उसकी बाध्यता नहीं है। एमएन श्रीनिवास ने जो जाति के बारे में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा के आधार पर इस व्यवस्था को समझाने की कोशिश की। एमएन श्रीनिवास ने बताया कि विभिन्न जाति समूह जो है वो जो निम्न जातियों को प्रतिनिधित्व करते हैं वो कई न कई उच्च जाति या जो प्रभु जाति है उसके जीवन पद्धति का अनुकरण करके और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। एमएन श्रीनिवास ने अपना अध्ययन जो है ये दक्षिण भारत के मैसूर में पूर्व नाम के क्षेत्र में किया। उन्होंने ये बताया कि कई प्रकार के जो जातीय समूह हैं जो प्रभाव नहीं है जिनका वो प्रभावशाली प्रभु जातियों या डोमिनेंट कास्ट के जीवन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। श्रीनिवास ने इस प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन की बात की। आज जाति व्यवस्था में कई प्रकार के हमको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। उसमें संवैधानिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा का भी योगदान है, नगरीकरण का भी योगदान है और पश्चिमीकरण का भी योगदान है। इस प्रकार जाति व्यवस्था के मूल स्वरूप में वर्तमान में काफी परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं।